और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि JS डॉक्स के जरिए डॉक्यूमेंटेशन लिखने के लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं और इन कमेंट्स को कुछ स्पेशल तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी है कि दिस फंक्शन रिटर्न्स अ मार्कअप टेम्पलेट स्ट्रिंग फॉर अ सिंगल प्रॉपर्टी आइटम। ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन लिखने के बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें जहां पर हम इस फंक्शन को यूज कर रहे हैं और इस फंक्शन के नाम के ऊपर हवर करें तो आप देख सकेंगे कि VS कोड इस बार हमें इस फंक्शन की डिस्क्रिप्शन यहां पर दिखा रहा है और ये बता रहा है कि दिस फंक्शन रिटर्न्स अ मार्कअप टेम्पलेट स्ट्रिंग फॉर अ सिंगल प्रॉपर्टी आइटम। तो हम अगर चाहें तो JS डॉक्स के जरिए एक रीयूजेबल टाइप डिफाइन कर सकते हैं और उस टाइप को हम यहां पर भी यूज कर सकते हैं और अपनी अरे में यहां पर भी यूज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव्स। दोस्तों, इस चैप्टर में हम स्ट्रिक्टली जावास्क्रिप्ट के कोड पर काम नहीं करेंगे बल्कि एक कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक को देखेंगे जो कि डॉक्यूमेंटेशन का टॉपिक है। अब डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे कि बिगिनर लेवल ट्यूटोरियल्स में डिटेल में कवर नहीं किया जाता और इसे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट किया जाता है। अब क्योंकि हम अपने इस कोर्स में एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और मेरा मकसद यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बताना है, तो हम अपने इस प्रोजेक्ट में एक बेसिक लेवल पर डॉक्यूमेंटेशन को जरूर इंट्रोड्यूस कराएंगे और ये आपको आगे चलकर बेहतर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करने में हेल्प करेगी। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और ये देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या है और इसे किस तरीके से अपने कोड में इंप्लीमेंट किया जाता है। अपनी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम अपने इस लास्ट चैप्टर की फाइल्स की एक कॉपी बना लेते हैं और इसे रीनेम करके 15 कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इस फोल्डर को अपने एडिटर में ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डायरेक्टली कोडिंग या जावास्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन ये आपके प्रोजेक्ट्स को ईजी टू रीड और मेंटेनेबल बनाने में बहुत हेल्प करती है। खास तौर पर जब आपके प्रोजेक्ट का साइज बहुत बड़ा हो जाता है और जब आपकी कोड बेस पर एक से ज़्यादा डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं। अभी तक हम जिस तरह से अपना कोड लिखते आ रहे हैं, अगर हम उसकी कुछ एग्जांपल्स को देखें तो यहाँ पर property.js फाइल में हमारे पास प्रॉपर्टी टेम्पलेट का ये फंक्शन है जो कि एक टेम्पलेट रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर आप सपोज कर लीजिए कि ये कोड आपने नहीं लिखा और आप इस टीम को बाद में ज्वाइन कर रहे हैं और ये कोड आपसे पहले किसी और डेवलपर ने लिख रखा है, तो सिंपली इस कोड को देखकर आप ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि इस कोड को हमने कहाँ पर और कैसे यूज़ करना है। ख़ास तौर पर ये जो प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम रिसीव कर रहे हैं, ये किस किस्म का प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट है। अगर हम वापस अपनी data.js की फाइल की तरफ जाएं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो किस्म के प्रॉपर्टी आइटम्स हैं। इनमें से कुछ डेटा रॉ डेटा है जो कि हमारे पास डायरेक्टली हमारी डेटाबेस से रिसीव होगा और उसके बाद यहाँ नीचे हमने इसे प्रॉपर्टी के इस कंस्ट्रक्टर के जरिए एक नए ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म किया है। तो अगर आप इस कोड बेस से वाकिफ नहीं हैं तो यहाँ से पहली नज़र में आपके लिए इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट रॉ डेटा है, ये हमारा प्रॉपर्टी का ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट। तो इस चीज़ को फिगर आउट करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली आपको ये सारा कोड पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आप नीचे जाकर देखेंगे कि अच्छा, प्रॉपर्टी के इस ऑब्जेक्ट पर प्राइस फॉर्मेटेड का एक मेथड कॉल हुआ है और ये मेथड हमारे प्रॉपर्टी के इस कंस्ट्रक्टर पर मौजूद है और हमारे रॉ डेटा में ये मेथड मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर हम वापस अपनी property.js फाइल में चलें तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम किसी दूसरे डेवलपर के अलावा खुद इस कोड के लिखने वाले के लिए भी है और वो प्रॉब्लम ये है कि इस कोड में आपका VS कोड का एडिटर या फॉर दैट मैटर कोई भी मॉडर्न एडिटर ये चीज़ डिटरमिन नहीं कर सकता कि प्रॉपर्टी के इस आर्ग्यूमेंट में किस टाइप का डेटा हमें रिसीव होने जा रहा है। इसकी एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी के इस वेरिएबल का नाम लिखकर यहाँ पर डॉट डालूं तो आप देखेंगे कि VS कोड हमें यहाँ पर किसी किस्म की कोई सजेशंस नहीं दे पा रहा और यहाँ पर ये जो सजेशंस आपको नज़र आ रही हैं ये सिर्फ गेसेस हैं जो कि VS कोड ने नीचे आने वाले कोड को देखकर यहाँ पर जनरेट की हैं। यानी कि क्योंकि हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी के साथ डॉट इमेज की प्रॉपर्टी को यूज़ कर रखा है, इसीलिए आपको यहाँ पर इमेज की ये प्रॉपर्टी सजेशंस में नज़र आएगी। लेकिन असल में ये एक वैलिड सजेशन नहीं है और इसको प्रूव करने के लिए अगर मैं यहाँ से प्रॉपर्टी के साथ डॉट इमेज की प्रॉपर्टी को यहाँ से रिमूव कर दूँ और अब अगर हम यहाँ पर सजेशंस देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ से इमेज की वो सजेशन गायब हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि VS कोड ये डिटरमिन नहीं कर पा रहा
कि प्रॉपर्टी का ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का ऑब्जेक्ट है और इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज और मेथड्स अवेलेबल होंगे। आप यहाँ ऊपर भी देख सकते हैं कि जब मैंने अपने प्रॉपर्टी के इस वेरिएबल के ऊपर अपने माउस के कर्सर को हवर किया है तो एक पॉपअप में पैरामीटर के वर्ड्स हैं जिसके आगे लिखा है कि प्रॉपर्टी और इसकी टाइप एनी है, यानी कि ये चीज़ हम डिटरमिन नहीं कर पा रहे कि ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरह के सिनेरियोज में हम यहाँ पर ब्लाइंडली कोड लिख रहे होंगे और यहाँ पर अगर हम कोई टाइपिंग मिस्टेक कर दें तो उसे इजीली पकड़ना मुश्किल होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी के साथ डॉट इमेज के स्पेलिंग्स गलत लिख दूँ तो यहाँ पर किसी तरह से भी हम ये डिटरमिन नहीं कर पाएंगे कि हमने यहाँ पर ये सही प्रॉपर्टी लिखी है या नहीं। तो यहाँ से आपके जहन में शायद ये क्वेश्चन आए कि VS कोड ये क्यों डिटरमिन नहीं कर पा रहा कि प्रॉपर्टी के इस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल टाइप क्या है, जबकि अगर हम properties.js फाइल में जाएं तो हम क्लियरली यहाँ पर जब प्रॉपर्टी टेम्पलेट के फंक्शन को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट जो कि हमारे डेटा से आ रहा है उसे ही यहाँ पर पास करते हैं। और अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हवर करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैरामीटर के कीवर्ड के बाद प्रॉपर्टी और उसकी टाइप ये प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्टर है। तो इसका आंसर ये है कि जैसे कि हमने अपने लास्ट चैप्टर में भी इस चीज़ पर डिस्कशन की थी कि फंक्शंस अपने आप में सेल्फ कंटेनिंग पीसीज ऑफ कोड या प्रोग्राम्स होते हैं। तो अगर हम वापस अपनी property.js फाइल में जाएं तो ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि सिंपली एक ऑब्जेक्ट को एक्सपेक्ट कर रहा है जिसके ऊपर ये कुछ प्रॉपर्टीज हों और इस ऑब्जेक्ट को यूज करके ये हमारे लिए सिंपली एक टेम्पलेट स्ट्रिंग जनरेट करके रिटर्न करेगा। तो इस फंक्शन का हमारी इस एप्लीकेशन से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है और फॉर एग्जांपल आप यहाँ से ये फंक्शन कट करके अपनी किसी और एप्लीकेशन में भी ले जाकर इसे यूज कर सकते हैं। आपने सिर्फ इस बात को इंश्योर करना है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आप एज एन आर्ग्यूमेंट पास करें उसके ऊपर ये सारी प्रॉपर्टीज सही तरीके से मौजूद हों। तो मिसाल के तौर पर अगर हम चाहें तो हम इस फंक्शन को यहाँ पर कुछ इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि इसके अंदर किसी और टाइप का ऑब्जेक्ट पास कर दें जिसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ ही मौजूद ना हो। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम की एक प्रॉपर्टी डाल सकता हूँ और इसी तरह कुछ और प्रॉपर्टीज़ डाल सकता हूँ जो कि हमारे एक प्रॉपर्टी आइटम को रिप्रेजेंट नहीं करती बल्कि एक पर्सन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस तरह के केस में जब ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर इसको ये प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलेंगी और ये हमें एक एरर थ्रो कर देगा। इसी तरह अगर हम अपने इस फंक्शन के ऊपर हवर करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में एक तो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है जिसके ज़रिए हमें ये पता चल सके कि ये फंक्शन करता क्या है, और दूसरा ये कि यहाँ पर प्रॉपर्टी की ये टाइप एनी है जिसका मतलब इस फंक्शन को फिलहाल यूज़ करते हुए हम ये चीज़ डिटरमिन नहीं कर पाएंगे कि ये फंक्शन किस किस्म का ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है। और इसके लिए हमें यहाँ पर आकर इसकी डेफिनेशन को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें किस किस्म का ऑब्जेक्ट चाहिए और उसके ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ये देखने के बाद ही हम यहाँ पर डिटरमिन कर पाएंगे कि अच्छा हमारा ये ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप का होना चाहिए कि इसमें इमेज की एक प्रॉपर्टी हो और इसी तरह बाकी की ये सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हों। तो अगेन अगर आप इस फंक्शन को एज एन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम कंसिडर करें तो आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से हमने इस फंक्शन को क्रिएट किया है ये फंक्शन हमें नहीं बता पा रहा कि इसका काम क्या है और ये किस किस्म का डेटा एक्सपेक्ट करता है। और इसको सही तरीके से यूज़ करने के लिए हमें इसकी डेफिनेशन को देखकर यहाँ से पढ़कर अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर किस किस्म का डेटा पास करना है। अब ये जो सारे प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं इन सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन डॉक्यूमेंटेशन में छुपा है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं और हम जो स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे उसे JSDoc कहते हैं। और सबसे पहले हम उसकी वेबसाइट पर चलकर ये देखते हैं कि JSDocs के ज़रिए हम किस तरह से अपने इस फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन को लिख सकते हैं। तो JSDoc की अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम jsdoc.app की वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ से गेटिंग स्टार्टेड विद JSDoc के इस लिंक को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि JSDocs को यूज़ करने की बेसिक डॉक्यूमेंटेशन हमारे सामने है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि JSDocs के ज़रिए डॉक्यूमेंटेशन लिखने के लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं और इन कमेंट्स को कुछ स्पेशल तरीके से क्रिएट किया जाता है। इसके लिए हम एक फॉरवर्ड स्लैश और उसके आगे 2 एस्टरिस्क के सिंबल्स को यूज़ करते हैं और एक नॉर्मल मल्टीलाइन कमेंट की तरह इसे क्लोज करते हैं। इसी तरह अगर हमें मल्टीपल लाइंस की ये डॉक्यूमेंटेशन लिखनी हो तो हम एक फॉरवर्ड स्लैश और 2 एस्टरिस्क के सिंबल्स के साथ अपने कमेंट को स्टार्ट करेंगे और आगे आने वाली हर लाइन को एक एस्टरिस्क के सिंबल के साथ स्टार्ट करेंगे। इस डॉक्यूमेंटेशन को एंड करने के लिए हम एक नॉर्मल मल्टीलाइन कमेंट की तरह इसे क्लोज करेंगे, यानी कि एक एस्टरिस्क और उसके बाद एक फॉरवर्ड स्लैश के सिंबल के साथ। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर JSDoc के कुछ टैग्स होते हैं जिन्हें कि हम @ के सिंबल के साथ स्टार्ट करते हैं
और इन टैग्स के जरिए हम अपने कोड के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर हमारा फंक्शन एक कंस्ट्रक्टर टाइप का फंक्शन है, हम उसके साथ ऐड कंस्ट्रक्टर का ये टैग यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो अपने फंक्शन के पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स के जरिए हम ऐड पैराम का ये टैग यूज कर सकते हैं। उसके आगे कर्ली ब्रेसेस में इस पैरामीटर की टाइप बता सकते हैं और फाइनली इस पैरामीटर का नाम और उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। इनमें से इंपॉर्टेंट टैग्स और इनकी यूजेज को हम थ्रू आउट आवर प्रोजेक्ट देखते जाएंगे। इस वक्त आपको ये डॉक्यूमेंटेशन दिखाने का मकसद एक इंट्रोडक्शन देना था और ये बताना था कि इस लिंक पर जाकर आप JSDoc से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम वापस चलते हैं अपने कोड की तरफ और JSDocs के जरिए अपने कोड को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस प्रॉपर्टी टेम्पलेट के फंक्शन से ही स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर JSDocs के जरिए इस फंक्शन को डॉक्यूमेंट करने के लिए हम एक फॉरवर्ड स्लैश और 2 एस्टरिस्क के सिंबल्स को यूज करेंगे। और आप देख सकते हैं कि VS कोड ने ऑटोमेटिकली हमारे लिए इसके क्लोजिंग सिंबल्स यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल लाइंस पर जाने के लिए हम एक दफ़ा एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर अपने इस फंक्शन की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि इसका काम क्या है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी है कि दिस फंक्शन रिटर्न्स अ मार्कअप टेम्पलेट स्ट्रिंग फॉर अ सिंगल प्रॉपर्टी आइटम। ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन लिखने के बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें जहाँ पर हम इस फंक्शन को यूज कर रहे हैं और इस फंक्शन के नाम के ऊपर हवर करें तो आप देख सकेंगे कि VS कोड इस बार हमें इस फंक्शन की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिखा रहा है और ये बता रहा है कि दिस फंक्शन रिटर्न्स अ मार्कअप टेम्पलेट स्ट्रिंग फॉर अ सिंगल प्रॉपर्टी आइटम। तो मिसाल के तौर पर अगर हमारा ये फंक्शन कोई नया डेवलपर यूज कर रहा है तो इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के वो अंदाजा लगा पाएगा कि ये फंक्शन बेसिकली कर क्या रहा है। अब हम आगे चलते हैं और कुछ मजीद डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट हम इस आर्ग्यूमेंट की तरफ आते हैं और यहाँ पर पैराम का एक टैग क्रिएट करते हैं जो कि बेसिकली इस फंक्शन में आने वाले एक पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट को डॉक्यूमेंट करने के काम आता है। यहाँ पर एक स्पेस डालकर हम कर्ली ब्रेसेस का एक पेयर ओपन करेंगे और यहाँ पर इस पैरामीटर की टाइप लिखेंगे। अब JSDocs VS कोड में बाय डिफॉल्ट आपके कंस्ट्रक्टर फंक्शन को डिटेक्ट कर लेता है और आप उन्हें यहाँ पर एज अ टाइप यूज कर सकते हैं। और हम ये बात जानते हैं कि हमारे इस प्रॉपर्टी के आर्ग्यूमेंट की टाइप प्रॉपर्टी का ये कंस्ट्रक्टर होनी चाहिए। तो हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक स्पेस डालकर अपने इस आर्ग्यूमेंट का नाम लिखेंगे और यहाँ पर एक और स्पेस डालकर हम ऑप्शनली इस आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि डेटा ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल प्रॉपर्टी आइटम। अब अगर हम इसे सेव करके नीचे अपने फंक्शन की यूजेज की तरफ चलें और इसके ऊपर हवर करें तो आप देख सकेंगे कि इस पैरामीटर की डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर हमें नजर आ रही है कि ये फंक्शन प्रॉपर्टी नाम का एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगी जो कि एक डेटा ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल प्रॉपर्टी आइटम है। और यहाँ ऊपर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि यहाँ पर आप प्रॉपर्टी के आगे any की जगह पर प्रॉपर्टी का ये कंस्ट्रक्टर हमें एज अ टाइप नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि हमारे प्रॉपर्टी का ये ऑब्जेक्ट इस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टर टाइप का होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर आकर इन वैल्यूज को रिमूव करें और यहाँ पर कंट्रोल और स्पेस प्रेस करें तो आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन VS कोड हमें एज सजेशंस यहाँ पर दे रहा है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर पास करने जा रहे हैं उसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज और मेथड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम इस फंक्शन की रिटर्न टाइप को भी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और उसके लिए हम यहाँ पर एक नई लाइन क्रिएट करेंगे और यहाँ पर रिटर्न्स का एक टैग यूज करेंगे। यहाँ पर एक स्पेस डालकर इसकी रिटर्न टाइप लिखेंगे और हम जानते हैं कि ये फंक्शन एक टेम्पलेट स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग लिख सकते हैं और यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अब अगर हम इस फंक्शन की यूजेज के ऊपर हवर करें तो आप देखेंगे कि इसकी रिटर्न टाइप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक फंक्शन को डॉक्यूमेंट करने के बाद हमारा एडिटर भी यहाँ पर हमारी ठीक ठाक हेल्प करने लगा है और इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन के जरिए आपकी कोडिंग की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ से हम फिलहाल इस स्टेटमेंट को रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये काम हमने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किया था और इस फाइल को सेव कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़कर अपने कोड के कुछ और पार्ट्स को डॉक्यूमेंट करते हैं। तो हम अपनी data.js फाइल में चलेंगे और अपने इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को डॉक्यूमेंट करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर अपने JSDoc का एक कमेंट ब्लॉक ओपन करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर का टैग लिखेंगे।
अब अगर हम इसके नाम के ऊपर हवर करें तो आप देख सकते हैं कि ये एक सिंपल फंक्शन नहीं बल्कि एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। नेक्स्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी डेटा का आर्गुमेंट ऑलरेडी लिख रखा था, तो JSDoc ने एड पैरम का ये टैग ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया है और एनी टाइप के लिए एस्टरिस्क का ये सिंबल यहाँ पर डाला है। और उसकी वजह ये है कि अगेन हमारे property.js में मौजूद प्रॉपर्टी टेम्पलेट के इस फंक्शन की तरह हमारा ये फंक्शन भी इस बात का ऑटोमेटिकली अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इसमें आने वाला ऑब्जेक्ट किस टाइप का होगा। तो हम यहाँ पर इसे डॉक्यूमेंट करेंगे कि ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा। अब अगर हम इस डॉक्यूमेंटेशन को एक दफ़ा अपने प्रॉपर्टी टेम्पलेट के फंक्शन से दोबारा से कंपेयर करें तो इस प्रॉपर्टी की टाइप तो हमें ऑलरेडी पता थी कि ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टर टाइप का एक ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी के इस कंस्ट्रक्टर में जो डेटा हम एक्सेप्ट करेंगे, जो कि बेसिकली ये रॉ डेटा होने जा रहा है, इसकी पहले से हमने कोई टाइप डिफाइन नहीं कर रखी, यानी कि ये अनोनिमस ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी कोई डेफिनेट टाइप नहीं है। तो इनकी टाइप को हम यहीं पर JSDoc की अपनी इस डॉक्यूमेंटेशन में डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि हमारे प्रॉपर्टी डेटा की बेस टाइप ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं और यहाँ पर इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि रॉ डेटा ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉपर्टी आइटम। अब अगर हम इसके ऊपर हवर करें तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी डेटा की टाइप एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन अभी भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर आने वाली प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो उसके लिए हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा सा और एक्सपैंड करेंगे और यहाँ पर एक और पैरम का टैग डालेंगे जिसकी टाइप इस बार स्ट्रिंग होगी और यहाँ पर हम प्रॉपर्टी डेटा डॉट ID, जैसे कि हम एक प्रॉपर्टी को एक ऑब्जेक्ट से एक्सेस करते हैं इस तरीके से इसे डिफाइन करेंगे और यहाँ पर इस ID से रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अब अगर हम अपने इस फंक्शन पर हवर करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे इस ऑब्जेक्ट पर मौजूद प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपीयर होना शुरू हो गई है। नेक्स्ट, हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी इन सारी प्रॉपर्टीज को जो कि हम इस ऑब्जेक्ट पर एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपनी बाकी की सारी प्रॉपर्टीज की डॉक्यूमेंटेशन लिख ली है। यहाँ पर ज्यादातर चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, यानी कि हमारी इन ऊपर वाली प्रॉपर्टीज की टाइप स्ट्रिंग है और इन नीचे वाली सारी प्रॉपर्टीज की टाइप नंबर है। यहाँ पर एक चीज जो आपके लिए नई होगी वो हमारी इस प्रॉपर्टी डेटा की टाइप की प्रॉपर्टी है, जिसकी टाइप को हमने कुछ इस तरह से लिखा है। तो ये सिंटैक्स बेसिकली इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे प्रॉपर्टी डेटा की जो टाइप की प्रॉपर्टी है ये होगी तो स्ट्रिंग, लेकिन इस प्रॉपर्टी की वैल्यू सिर्फ इन 4 वैल्यूज में से एक वैल्यू हो सकती है। यानी कि हमारी प्रॉपर्टी की टाइप या तो मॉडर्न कॉन्डो हो सकती है, या अपार्टमेंट हो सकती है, या पेंट हाउस हो सकती है, या लग्जरी विला हो सकती है। तो ये सब वैल्यूज स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, लेकिन हम अपनी इस टाइप की वैल्यू के लिए इन स्ट्रिंग्स के अलावा कोई और स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे। तो अब अगर हम अपने इस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्टर फंक्शन के नाम के ऊपर हवर करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस टाइप की वैल्यू में ये 4 स्ट्रिंग्स हमें नजर आ रही हैं और उसके अलावा बाकी की टाइप्स को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अपने प्रॉपर्टी टेम्पलेट के फंक्शन की तरह अब अगर हम यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करें और यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट पास करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करने पर VS कोड हमें ये सारी प्रॉपर्टी सजेस्ट कर रहा है। और यहाँ से फॉर एग्जांपल हम इस टाइप की प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करें और इसे एक वैल्यू देने के लिए हम अगेन कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करें, तो आप देखेंगे कि इसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज भी VS कोड हमें सजेस्ट कर रहा है, यानी कि हम इनमें से एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब जबकि हमने अपने इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को सही तरीके से डॉक्यूमेंट कर लिया है तो हम इस लाइन को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो ये कि ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो कि हम JSDocs के स्टैंडर्ड्स के जरिए अपने प्रोजेक्ट में लिखते हैं, ये एक दूसरे से एक तरह से कनेक्टेड होती है। तो मिसाल के तौर पर हम ये जानते हैं कि हमने इस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्टर को एज अ टाइप अपनी property.js फाइल में यहाँ पर यूज़ किया है। अब अगर टेम्पररी तौर पर मैं इस डॉक्यूमेंटेशन को जो कि हमने अपने कंस्ट्रक्टर के लिए लिखी है यहाँ से रिमूव करके इस फाइल को सेव करूं और अपनी property.js फाइल में आकर एक दफ़ा फिर से इस प्रॉपर्टी टेम्पलेट के फंक्शन को यूज़ करूं और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट पास करूं, तो अब अगर हम यहाँ पर कंट्रोल स्पेस के ज़रिए VS कोड की सजेशंस को ओपन करें
तो आप देखेंगे कि ये सारी सजेशंस हमें इस वजह से नज़र आ रही हैं क्योंकि हमने यहाँ प्रॉपर्टी टेम्पलेट की डॉक्यूमेंटेशन में बता रखा है कि यहाँ पर आने वाला ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टाइप का ऑब्जेक्ट होगा। तो एक दफ़ा फिर से अगर यहाँ पर आकर हम ये सजेशंस ओपन करें और इनमें से हर सजेशन को नेविगेट करें तो लेफ्ट साइड पर ये जो आपको पॉपअप नज़र आ रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी के ऊपर एरिया की तो प्रॉपर्टी मौजूद है लेकिन इसकी टाइप एनी है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो आप देखेंगे कि बाथरूम्स की ये वैल्यू भी एनी टाइप की है और इसी तरह बाकी की ये सारी वैल्यूज एनी टाइप की हैं। यानी कि प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्टर टाइप की वजह से वीएस कोड ने ये तो डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल होंगी, लेकिन इन प्रॉपर्टीज की इंडिविजुअल टाइप्स यहाँ पर अभी तक डिटरमिन नहीं हो पाई। अब अगर हम वापस चलकर अपनी data.js फाइल में इस कंस्ट्रक्टर की डॉक्यूमेंटेशन को रीस्टोर करके इसे सेव करें और वापस अपनी property.js फाइल में जाएं और यहाँ पर अपनी सजेशंस को एक दफ़ा फिर से ओपन करें तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्योंकि हमने अपने property.js को सही तरीके से डॉक्यूमेंट कर लिया है तो इस फंक्शन में जहाँ पर हम उस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्टर को एज अ टाइप यूज कर रहे हैं यहाँ पर भी VS कोड इन प्रॉपर्टीज की इंडिविजुअल टाइप्स को सही तरीके से डिटरमिन करने लगा है। तो अब अगर हम अपने एरिया के ऊपर हवर करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी टाइप नंबर है। इसी तरह अगर हम नीचे बाथरूम्स में आए तो इसकी टाइप भी नंबर है। इसी तरह अगर हम नीचे अपनी टाइप की प्रॉपर्टी पे आए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 4 पॉसिबल वैल्यूज VS कोड हमें सजेस्ट कर रहा है। तो यहां से आपको अंदाजा हो गया होगा कि डॉक्यूमेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और इसके जरिए किस तरीके से हम अपने कोड को मेंटेनेबल बना सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहां से ये स्टेटमेंट मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूं और नेक्स्ट हम अपने इस रॉ डेटा के वेरिएबल को डॉक्यूमेंट करेंगे। तो यहां पर यह पॉइंट मैं क्लियर करता चलूं कि डॉक्यूमेंटेशन आप अपने वेरिएबल्स और फंक्शंस दोनों के लिए लिख सकते हैं। तो इस वेरिएबल को डॉक्यूमेंट करने के लिए अगेन हम अपने JS डॉक्स का एक कमेंट ब्लॉक ओपन करेंगे और यहां पर इस वेरिएबल की कुछ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो हम कुछ इस तरह की डिस्क्रिप्शन यहां पर लिख सकते हैं कि रॉ डेटा रिप्रेजेंटिंग अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी आइटम्स। नेक्स्ट काम जो हम यहां पर करेंगे वो ये कि इस डेटा की टाइप को डिफाइन करेंगे और इस वक्त अगर आप अपने इस वेरिएबल के ऊपर हवर करें तो आप देख सकेंगे कि कुछ डेटा टाइप्स यहाँ पर VS कोड ने ऑलरेडी डिटरमिन कर ली हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट्स की अरे है, लेकिन अगर आप इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज की टाइप्स को देखें तो यहाँ पर तकरीबन सब टाइप सही हैं, लेकिन अगर हम टाइप की प्रॉपर्टी पे आएँ तो इसकी वैल्यू यहाँ पर स्ट्रिंग है। और ये टाइप्स बेसिकली VS कोड कुछ इस तरह से डिटरमिन करता है कि जब हम किसी प्रॉपर्टी को या वेरिएबल को वैल्यू देते हैं तो उसकी टाइप को VS कोड इसकी गिवन वैल्यू से डिराइव करने की कोशिश करता है। तो मिसाल के तौर पर अगर हमने टाइप की इस प्रॉपर्टी को एक स्ट्रिंग वैल्यू दी है तो VS कोड ऑटोमेटिकली ये डिटरमिन कर सकता है कि टाइप की इस प्रॉपर्टी की वैल्यू स्ट्रिंग है। लेकिन जैसा कि हमने यहाँ नीचे देखा कि इस टाइप की प्रॉपर्टी की वैल्यूज को हम 4 स्ट्रिंग वैल्यूज तक रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे, तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर अपनी कस्टम टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं और उसका तरीका ये होगा कि हम यहाँ पर एड टाइप का एक टैग यूज़ करेंगे और यहाँ पर इसे बताएंगे कि इसकी टाइप ऑब्जेक्ट्स की एक अरे है, या इसी सिंटेक्स को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अब अगर हम इस वेरिएबल के ऊपर हवर करें तो ये हमें बता रहा है कि हमारे इस वेरिएबल की टाइप एनी टाइप के ऑब्जेक्ट्स की एक अरे है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे ये ऑब्जेक्ट्स एनी टाइप के नहीं होंगे बल्कि कुछ इस टाइप के होंगे और इस काम को करने की 2 डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं। इसमें से पहली अप्रोच तो ये है कि हम यहीं पर इस ऑब्जेक्ट टाइप को एक्सपेंड करना शुरू कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में ID नाम की एक प्रॉपर्टी होगी जिसकी टाइप स्ट्रिंग होगी और इसी तरह हमारे पास एक टाइटल की प्रॉपर्टी होगी जो कि अगेन एक स्ट्रिंग होगी और इसी तरह अब बाकी की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और अब अगर हम अपने वेरिएबल के ऊपर हवर करें तो आप देखेंगे कि यह टाइप यहाँ पर बिल्ड होना शुरू हो गई है। इस काम को करने की एक दूसरी और सोफिस्टिकेटेड अप्रोच ये है कि अगर हम नीचे अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन में चलें तो यहाँ पर ये जो डेटा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये सेम वही डेटा है जो कि हमारा रॉ डेटा है। तो हम अगर चाहें तो JS डॉक्स के जरिए एक रीयूजेबल टाइप डिफाइन कर सकते हैं और उस टाइप को हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी अरे में यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको करने के लिए हम इसे किसी वेरिएबल या फंक्शन के ऊपर नहीं लिखेंगे
बल्कि ओपनली कहीं पर भी एक कमेंट ओपन करेंगे जो कि JSDocs का कमेंट होगा। यहां पर हम एक टैग डालेंगे जिसके अंदर हम टाइप डेफ लिखेंगे, जो कि बेसिकली टाइप डेफिनेशन के लिए स्टैंड करता है, और यहां पर हम अपनी टाइप को एक नाम देंगे। तो हम यहां पर इसको प्रॉपर्टी डेटा का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट हम एक टाइप का टैग डालेंगे जैसा कि हमने यहां पर यूज किया था, और यहां पर इसकी टाइप को डिफाइन करेंगे कि इसकी बेस टाइप क्या है। तो हमारे इस प्रॉपर्टी डेटा की बेस टाइप ऑब्जेक्ट है। इसके बाद अगली लाइन में हम एक एक करके इस ऑब्जेक्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना शुरू करेंगे, और उसके लिए हम प्रॉपर्टी का टैग यूज करेंगे। तो यहां पर हमारी पहली प्रॉपर्टी स्ट्रिंग टाइप की होगी, जो कि बेसिकली आईडी है, और एक स्पेस डालकर हम यहां पर इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। इसी तरह हम यहां पर इसकी बाकी की प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हैं। अब अगर आप इस पैटर्न को देखें तो ये इससे मिलता जुलता पैटर्न है जो कि हम अपने कंस्ट्रक्टर की डॉक्यूमेंटेशन में कर रहे थे। तो हम यहीं से बाकी की इन सारी प्रॉपर्टीज को कॉपी कर लेते हैं और वापस ऊपर आकर इन्हें यहां पर पेस्ट कर देते हैं। इस पैरम की जगह पर अब हम प्रॉपर्टी का टैग यूज करेंगे और यहां से ये डॉट नोटेशन वाले वेरिएबल रिमूव कर देंगे। ये सारा काम करने के बाद हमारी टाइप डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम इस टाइप डेफिनेशन को, जो कि प्रॉपर्टी डेटा की टाइप है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन में जगह जगह पर एज अ टाइप यूज कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर मुझे ये बताना हो कि हमारे इस वेरिएबल की ये टाइप अरे ऑफ प्रॉपर्टी डेटा है, तो मैं उसे कुछ इस तरह से कर सकता हूं, या फिर सिंपली प्रॉपर्टी डेटा के आगे 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल के भी इस सिंटैक्स को लिख सकता हूं। अब अगर हम अपने इस वेरिएबल के ऊपर हवर करें तो आप देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी डेटा की एक अरे है। इसी तरह हम नीचे चलकर यहां अपने कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन में ये बता सकते हैं कि हमारे इस प्रॉपर्टी डेटा की टाइप प्रॉपर्टी डेटा की ये टाइप है, और यहां से हम इन बाकी की लाइंस को रिमूव कर सकते हैं। अब अगर हम अपने इस फंक्शन के नाम के ऊपर हवर करें तो आप देखेंगे कि इस आर्ग्यूमेंट की टाइप हमारी प्रॉपर्टी डेटा की टाइप डेफिनेशन से आ रही है। इस तरीके से अपनी रीयूजेबल टाइप्स को डिफाइन करने का एक छोटा सा डिसएडवांटेज, जो कि एटलीस्ट विजुअल स्टूडियो कोड में होता है, वो ये कि यहाँ पर इस बार आपको इस ऑब्जेक्ट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज की टाइप्स और डिस्क्रिप्शन नजर नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप इस टाइप की डिटेल्स को देखना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से इस प्रॉपर्टी डेटा की टाइप पर कंट्रोल को होल्ड करके क्लिक कर सकते हैं, और ये आपको इसकी टाइप डेफिनेशन पर ले आएगा। तो सपोज कि अगर हम अपने कोड में कहीं पर इस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हों, मिसाल के तौर पर हम यहाँ नीचे इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ से इस प्रॉपर्टी को क्लिक करके इसकी टाइप डेफिनेशन तक जा सकते हैं, और यहाँ से प्रॉपर्टी डेटा की टाइप डेफिनेशन तक जा सकते हैं। और इसी तरह जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप यहाँ से कंट्रोल को होल्ड करके इस प्रॉपर्टी को क्लिक करके प्रॉपर्टी की डेफिनेशन तक जा सकते हैं, और यहाँ से प्रॉपर्टी डेटा पर कंट्रोल को होल्ड करके क्लिक करके इसकी डेफिनेशन पर जा सकते हैं। तो इन डिटेल्स को देखना इतना बड़ा इशू नहीं है, और इस तरीके से अपनी रीयूजेबल टाइप्स को डिफाइन करके यूज करने के एडवांटेजेस ज्यादा हैं। इसके अलावा फंक्शनली हमारी ये डॉक्यूमेंटेशन उसी तरह से काम करेगी जिस तरह से ये पहले कर रही थी, और VS कोड हमें सही तरीके से सजेशंस भी ऑफर करेगा। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर नीचे आकर एक दफ़ा फिर से एक नया प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करूँ, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट्स के तौर पर पास करूँ, और अगेन यहाँ पर कंट्रोल प्लस स्पेस को प्रेस करूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सही तरीके से सजेशंस आ रही हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल टाइप की प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करके यहाँ पर अगेन कंट्रोल प्लस स्पेस को प्रेस करूँ, तो आप देख सकते हैं कि VS कोड हमारी टाइप डेफिनेशन को यूज करते हुए इस टाइप की प्रॉपर्टी की सही वैल्यूज हमें यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से मॉडर्न कॉन्डो की ये वैल्यू सिलेक्ट कर सकता हूँ। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको सही तरीके से समझ आ गए होंगे और इनका एडवांटेज भी आप पर क्लियर हो गया होगा। इस प्रोजेक्ट में आगे जाते हुए हम ये कोशिश करेंगे कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा कोड को डॉक्यूमेंट कर सकें, और ख़ास तौर पर जब हम फंक्शंस क्रिएट करेंगे तो ये इंश्योर करेंगे कि हम उन्हें सही तरीके से JSDocs के स्टैंडर्ड के मुताबिक डॉक्यूमेंट करें। और अगर आप मेरे साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आगे चलकर बेहतर स्केलेबल और मैनेजेबल कोड लिखने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये था डॉक्यूमेंटेशन और स्पेसिफिकली JSDocs से रिलेटेड एक इंट्रोडक्शन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रैक्टिकल डेव साइनिंग आउट।